हाय लिसनर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस मैक्रो डिस्कशन वीडियो में व्हाट विल बी डूइंग इज दैट विल बी टॉकिंग अबाउट गोल्ड एज एन एसेट क्लास कि गोल्ड के अंदर ये जो रैली आई है इसके क्या रीजंस हैं। एंड इसके साथ साथ हम पूरी कमोडिटी साइकिल को समझेंगे कि वर्ल्ड में कमोडिटी साइकिल में क्या चल रहा है। सी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियोस इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड व्हाई इट इज रिफ्लेक्टिंग इन अ पर्टिकुलर एसेट क्लास। क्योंकि जब आप रीज़न समझेंगे, तब आपको एक अप्रिशिएट करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग आएगी कि व्हाई अ पर्टिकुलर एसेट क्लास इज़ डूइंग वेल, व्हाई अ पर्टिकुलर एसेट क्लास इज़ नॉट डूइंग वेल। एंड इस सिनेरियो में कैसे एज़ इन्वेस्टर्स आपको चीज़ें समझनी चाहिए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रीज़न्स, फिर हम बात करेंगे कि व्हाई देयर कुड बी शेकआउट आल्सो फ्रॉम दीज़ प्रेशियस मेटल्स। फिर हम डिस्कशन करेंगे कि मैक्रो रीजंस क्या-क्या है एंड वर्ल्ड वाइड क्या ऐसी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर ये रैली आई है। फिर हम एक लॉन्ग टर्म मीन रिविजन की बात करेंगे। फिर हम हिस्टोरिकली जो लास्ट 100 ईयर्स के अंदर साइकिल हुई है गोल्ड के अंदर, हम उसका एक बार डिस्कशन करेंगे। इन साथ-साथ हम बात करेंगे कि कमोडिटीज़ आज क्यों रैली कर रहे हैं। And as stock market investors, how we can play this via different businesses or different sectors. If someone wants to look at gold, so what are the sectors available? If someone wants to look at commodity businesses, then what are the sectors available? And entire idea of this video is to get to the why, because if we get to the why, then a lot of clarity comes, right? तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से तो पहले मैं हाइपर एक्सटेंडेड चार्ट्स दिखाऊंगा आपको प्रेशियस मेटल्स के, ताकि नियर टर्म में जो काफ़ी लोगों को फोमो है थोड़ा सा फोमो कम हो, बिकॉज लॉट टाइम्स रिट्रेसमेंट्स आर ऑल्सो वेरी बेसिकली वायलेंट। तो ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि फोमो को कंट्रोल करके चलना है, बिकॉज एट द एंड दीज आर एसेट एलोकेशन कॉल्स। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी रीजनिंग समझेंगे, एक फ्रेमवर्क लेके चलेंगे एंड वील ऑल्सो सी when is it likely that these precious metals could peak out, when the commodity cycle could end, and how are the ways that stock market investors could play this via different equity industry or sectors which are available in the markets, and मैं कैसे play कर रहा हूँ via the equity route. With this, let's start. If you're excited for this, do drop a hell yes in the comment section below, and wishing you and your family a happy Republic Day. इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि व्हाई इज गोल्ड गोइंग अप। सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि व्हाट कुड बी टिल व्हेन कुड दिस रैली लास्ट, एंड थर्ड पार्ट में देखेंगे कि व्हाट आर द वेज टू प्ले इट एज एन इक्विटी इन्वेस्टर एंड ग्लोबली और मेटल एंड माइनिंग बिजनेसेस में क्या हो रहा है। एंड फाइनली व्हाट वील डू इज दैट वील गो टुवर्ड्स कि व्हाई एसेट एलोकेशन मैटर्स ओवर फोमो और दिस गोल्ड फीवर और सिल्वर फीवर व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल हैव, एंड व्हाई मैनेजिंग रिस्क इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर था, अगर उसको हम समझते हैं, तो अभी तक का जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, तो दैट वाज अ यूएस हेजेमनी बेस्ड ऑर्डर, राइट। तो यूएस हेजेमनी क्या थी कि यूएस ने जब 1990s के बाद जब सोवियत यूनियन का फॉल हुआ, तो यूएस इमर्ज एज अ वर्ल्ड सुपर पावर। एंड 1990s के बाद चाइना भी बहुत ओपन अप होने लग गया, इंडिया भी बहुत ओपन अप होने लग गया। चाइना वैसे 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म करके आया था, और 1991 में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए। तो यूएस ने क्या करा कि यूएस was a service is still a services and a consumer led economy। तो यूएस ने अपना जो मैन्युफैक्चरिंग लाइक बेस है, उसको थ्रू आउट द वर्ल्ड बेसिकली आउटसोर्स कर दिया। माने यूएस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी होगी बंद, बिकॉज यूएस स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ऑफ शोरिंग जॉब्स एंड started focusing on low cost, started focusing on supply chain, and started focusing on a service and a consumer led economy। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो हार्वर्ड लुटने के वहाँ पे उन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली बोला था। Okay. We are in Davos at the World Economic Forum. And the Trump administration and myself, we are here to make a very clear point. Globalization has failed the West and the United States of America. It's a failed policy. It is what the WEF has stood for, which is export, offshore, far shore. Find the cheapest labor in the world, and the world is a better place for it. The fact is, it has left America behind. It has left the American workers behind. And what we are here to say is that America First is a different model, one that we encourage other countries to consider, which is that our workers come first. We can have policies that impact our workers. Sovereignty is your borders.
You're entitled to have borders. You shouldn't offshore your medicine. You shouldn't offshore your semiconductors. You shouldn't offshore your entire industrial base and have it be hollowed out beneath you. You should not be dependent for that which is fundamental to your sovereignty on any other nation. And if you're going to be dependent on someone, it darn well better be your best allies. Okay? And so that is a different way of thinking. It is completely different than the WEF. I viewed the WEF as not a flagpole in the middle, but in fact, they are the flag. Whichever way the wind blew, so it blew. You should have solar, you should have wind. Why are you going to do solar and wind? Why would Europe agree to be net zero in 2030 when they don't make a battery? They don't make a battery. So if they go 2030, they are deciding to be subservient to China, who makes the batteries. नाउ अगेन हम उनको क्लोजली अगर सुनते हैं तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो क्या था कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो यूएस को गुड्स एक्सपोर्ट करते थे। सपोज करते हैं जैसे अगर इंडिया से यूएस को गुड्स एक्सपोर्ट होती है, जैसे इंडिया से सपोज करते हैं टेक्सटाइल और XYZ कोई चीज़ एक्सपोर्ट हुई, राइट? तो यूएस बायर्स वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, तो यूएस इंपोर्ट करता है, जो एक्सपोर्टर्स है एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्टर्स को क्या मिलता है? USD, दैट इज US डॉलर्स। अब US डॉलर्स को US गवर्नमेंट क्या कहती है, बिकॉज हम आपसे इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी GDP शेयर कर रहे हैं। एट द एंड US क्या कर रहा है? अपनी कंजम्पशन शेयर कर रहा है कि अगर मैं US के अंदर 10 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल यूज़ कर सकता हूँ, 10 टी-शर्ट्स खरीद सकता हूँ, तो मैं US की किसी कंपनी से नहीं ले रहा जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, रैदर मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो रही है एंड वहाँ पे US का ब्रांड नेम लगता है US की कंपनी का और मैं वहाँ से खरीद रहा हूँ, राइट? तो इन अ वे US इज शेयरिंग इट्स ओन GDP विद द अदर कंट्रीज व्हेन इट इंपोर्ट्स, राइट? बट US इन टर्न क्या चाहती है, क्योंकि US का कंजम्पशन बढ़ जाता है इससे, तो US वांट्स इज दैट कि अगर आपने लाइक US को एक्सपोर्ट करा और आपको US डॉलर्स मिले, तो यू शुड रिसाइकल दोज डॉलर्स इनटू द US ट्रेजरीज। कि US की जो ट्रेजरीज है, जो आपके सेंट्रल बैंक ने एक्सेसिव डॉलर्स कमाए, आप उसको US की ट्रेजरीज में रिसाइकल कर दो। ट्रेजरी क्या होती है? तो ट्रेजरी डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो US ट्रेजरी इशू करती है टू फाइनेंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। माने एक तरीके का डेट होता है जो US ट्रेजरी इशू करती है ताकि जिससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग फाइनेंस हो पाए। बेसिकली गवर्नमेंट को मनी लेंड होती है इन एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट, एंड दिस इज कंसिडर्ड वेरी सेफ बिकॉज दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। दे कम इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक बिल्स, नोट्स, बॉन्ड्स, एंड जिसकी डिफरेंट मेच्योरिटीज होती है। कुछ शॉर्ट डेटेड ट्रेजरीज होती हैं और कुछ लॉन्ग डेटेड ट्रेजरीज होती है। तो अभी आप वर्ल्ड में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डेटेड ट्रेजरीज इशू नहीं हो पा रही, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी कम रह गया, क्योंकि सॉवरेन क्रेडिट रिस्क लगने लग गया कंट्रीज को। तो राइट, सो अगेन इससे क्या फ़ायदा होता है जब यूएस को, जब एक्सपोर्टर्स पैसा ट्रेजरी के अंदर रिसाइकिल कर देते हैं, तो फॉरेन नेशन बाय ट्रेजरीज एंड देन यूएस गेट्स चीपर फंडिंग, क्योंकि आप तो लाइक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस है आपके पास एक तरीके का, एंड यू कैन कीप गेटिंग चीपर फंडिंग थ्रू विच यू कैन कीप बाइंग इम्पोर्ट्स एंड आप अपनी कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, सर्विस लेड इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड वाज वर्किंग, एंड यूएस इन टर्न क्या कर रहा था इन कंट्रीज के लिए? ये कंट्रीज तो जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे चाइना ले लें, इंडिया ले लें, सऊदी अरेबिया ले लें, जापान ले लें, तो ऑल कंट्रीज वर बाइंग देयर डेट, राइट? एंड व्हाट यूएस वाज गिविंग इन टर्न, यूएस वाज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, यूएस वाज प्रोटेक्टिंग द शिपिंग लेन्स, एक ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर था, एंड साथ साथ यूएस वाज आल्सो प्रोवाइडिंग डिफेंस प्रोटेक्शन टू कंट्रीज लाइक टू ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेटो, माने पूरी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट कनाडा को। बट नाउ वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि यूएस हैज टेकन टू मच डेट, ऑलमोस्ट $38 ट्रिलियन ऑफ डेट, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के अंदर खत्म हो चुकी है, एंड सप्लाई चेन क्राइसिस कोविड के अंदर फील हुए कि व्हाट हैपेंस व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट एट होम, एंड देयर हैज बीन अ clash which has been brewing with China and other countries over the last decade also when it comes to this problem, because अगर आप इतनी ज़्यादा डेट ले लेंगे तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से कभी ना कभी आपका एम्पायर कोलैप्स हो सकता है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑल्सो कीप्स राइजिंग, राइट? तो यूएस की आज जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 125% हो गई है। माने फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ जीडीपी दैट दे हैव अ डेट ऑफ 1.25 रुपीज। तो ये तो बेसिक लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स ही है कि अगर मेरे पास कर्जा ज़्यादा है अपनी इनकम से तो एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो आज का वर्ल्ड ऑर्डर कुछ ऐसा है, और बार बार क्राइसिस आते रहते हैं, तो यूएस कीप्स प्रिंटिंग मनी एंड क्राइसिस से निकलने के लिए फेड अपनी बैलेंस शीट को एक्सपैंड करते रहता है। बट नाउ व्हाट यूएस वांट्स इज यूएस इज स्टॉपिंग टू शेयर इट्स जीडीपी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? कि अपनी जीडीपी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कम शेयर करना चाहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग वापस लोकलाइज करना चाहते हैं,
फ्रेंड शोरिंग या नियर शोरिंग या फिर अपने होम पे लेके आना चाहते हैं. नाउ दैट इज द रूल, दैट इज द ऑर्डर दैट इज इमर्जिंग नाउ विच विल लीड टू मल्टीपल रीजनल पावर्स विच इमर्ज. बट इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि सेंट्रल बैंक्स की एक डिमांड फॉर गोल्ड बढ़ रही है. November 25 में there was a net buying of 45 tons by central banks, right? This is as per the World Gold Council. Like तो जो गोल्ड का प्राइस अभी ऊपर गया है मतलब $2,000-2,500 से ऑलमोस्ट $5,000 चला गया. दिस इज नॉट रिटेल इन्वेस्टर बाइंग, दिस इज और सेंट्रल बैंक बाइंग, राइट? क्योंकि सेंट्रल बैंक इज यूजिंग गोल्ड एज अ हेज ऑन इट्स बैलेंस शीट नाउ, राइट? बिकॉज यूएस ट्रेजरीज में अब क्या रिस्क है, एक तो जियो पॉलिटिकल इशूज कुछ ऐसे हुए हैं जिससे काफी कंट्रीज को डर भी लगने लग गया है, तो हम एक बार जियो पॉलिटिकल इशूज भी देखेंगे. But this is how firstly central bank buying is increasing. Recently पोलैंड की गवर्नमेंट ने 150 टन्स ऑफ आई थिंक गोल्ड का कुछ परचेज करें, राइट? सिमिलरली अगर आप चेक करेंगे लाइक इंडिया ने गोल्ड लिया है पीछे ज़्यादा, लाइक नेट परचेजेज हैं. चाइना हैज़ बीन बाइंग गोल्ड, सऊदी अरेबिया का आई थिंक सऊदी अरेबिया वैसे ट्रेजरी बायर है, बट कंट्रीज लाइक ब्राज़ील आर हैव आल्सो बीन बाइंग गोल्ड. एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे डेटा ही दिखा सकता हूँ कि विच ऑल कंट्रीज हैव बीन बाइंग गोल्ड एंड विच ऑल कंट्रीज हैव बीन इनटू यूएस ट्रेजरी. जस्ट ओवर हियर टू चेक. Now this is just the data of the US treasuries कि कौन सी countries US treasuries own करती हैं. तो Japan is the largest owner of US treasuries. That this is data till November. But and UK and Japan have been buying US treasuries. But अगर आप चाइना को देखते हैं यहाँ पे, now again this is a very interesting data point. अगर आप चाइना को देखते हैं तो चाइना as a mainland China has been reducing its US treasury exposure. तो चाइना का US treasury exposure has been reducing. Similarly, if you look at other countries जहाँ पे US treasury का exposure reduce हो रहा है, राइट? तो नीचे आगे अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, राइट? तो इंडिया का अगर आप यूएस ट्रेजरी एक्सपोजर देखते हैं तो इट हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम अ पीक ऑफ $240 बिलियन टू $186 बिलियन. सिमिलरली ब्राज़ील का अगर आप यूएस ट्रेजरी एक्सपोजर देखते हैं तो इफ यू लुक एट ब्राज़ील एज एन एग्जांपल, ब्राज़ील का यूएस ट्रेजरी एक्सपोजर हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम $212 बिलियन टू $168 बिलियन टुडे. सो सम ऑफ दीज कंट्रीज जहाँ पे ये टैरिफ इशू, ट्रेड इशू, ये सारी चीज़ें हो रखी हैं, तो यहाँ पे द ट्रेजरीज जो यूएस ट्रेजरीज सेंट्रल बैंक अपनी बैलेंस शीट पे रखते हैं, तो दैट एक्सपोजर हैज स्टार्टेड गोइंग डाउन. Even France has reduced its US Treasury exposure over the last 5-6 months, if you check, from $391 billion to $376 billion post all these issues have started happening. But this is a very interesting point of data ki how central bankers are buying more and more of gold, especially in countries like Brazil, countries like China, countries like India, right? So that has been happening. And these net purchases, gross purchases and gross sales से minus करेंगे, तो net purchases have been higher over the last couple of months now in a row. तो यहाँ पे देखते हैं और क्या रीजंस है, 3 जियोपॉलिटिकल रीजंस की वाई गोल्ड हैज बीन गोइंग अप. तो फर्स्ट आई थिंक जियोपॉलिटिकल रीजन इज द यूक्रेन रशिया वॉर. Second geopolitical reason is Trump tariffs. Third geopolitical reason is the US Greenland threat right now. तो पहले हम देखते हैं यूक्रेन रशिया वॉर में क्या हुआ. यूक्रेन रशिया वॉर के बाद अगर आप चेक करेंगे तो अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का जो डॉलर एक्सपोजर है, राइट, सो दैट हैज स्टार्टेड फॉलिंग, दैट हैज स्टार्टेड टेकिंग अ नोज डाइव. तो ये अर्ली 2000s में पीक कर गया था एट 65%. टुडे द नंबर इज क्लोज टू 40%. नाउ व्हाई इज इट फॉलिंग? तो पहली चीज, जब यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी तो रशिया के आज भी $300 बिलियन के रिजर्व्स हैं जो यूएस ट्रेजरीज या यूएस एसेट्स के अंदर है, विच हैव बीन फ्रोजन बाय द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस. अब सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? चलो आज इंडिया की किसी कंट्री के साथ लड़ाई हो जाती है और इंडिया के आज फॉरेक्स रिजर्व्स 1/3 ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व्स आज बेसिकली डॉलर के अंदर है. तो ये तो कोई मतलब रूल्स बेस्ड ऑर्डर नहीं है कि अगर आपको पसंद नहीं है जिस कंट्री से आपकी लड़ाई हो रही है तो आप दूसरी कंट्री के ट्रेजरी या फिर दूसरी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स ही फ्रीज कर दोगे. तो इफेक्टिवली दैट इज व्हाट हैपेंड. एंड इफ यू चेक पोस्ट 2023, पोस्ट दिस यूक्रेन रशिया वॉर, what has happened is that gold now exceeds 1/5 of the world reserves. Right now, this is again central bank driven buying, and also the gold prices have gone down. This is exactly, if you check this 2023 के बाद एकदम एक J का आया गोल्ड में when it comes to the basically world reserves. So this is what has happened. यूक्रेन रशिया वॉर में $300 बिलियन ऑफ एसेट्स फ्रीज हुए एंड सेंट्रल बैंक ने बताया कि लाइक देयर गोल्ड होल्डिंग्स वर 11% ऑफ देयर ओवरऑल फॉरेक्स रिजर्व्स. Right, so dollar-denominated assets can only be held in US-based depositories. So central banks estimate that $300 billion of Russia's sovereign funds are frozen by the Western countries. Most of these assets are frozen in Europe, are held in Belgian depository of Euroclear. Right, so Russian elites, proxies, oligarchs, task force created by Group of 7. तो यहाँ पे इनके assets अभी frozen पड़े हुए हैं. So that is something that has happened. Now countries like China, countries like Brazil, countries like India, we can also see is that कि यार अगर आप इतनी बड़ी कंट्री के एसेट्स फ्रीज कर सकते हो
तो व्हाई इज देयर अ ट्रस्ट इन द यूएस ट्रेजरी सिस्टम? बिकॉज जहाँ पे भी मतलब ओवरनाइट ये डिबेसमेंट नहीं होगी, इट विल टेक मल्टीपल ईयर्स टू डेकेड्स फॉर दिस टू हैपन. बट दिस वाज अ हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट व्हेन दिस स्टार्टेड टेकिंग प्लेस. अब सेकंड क्या हुआ कि अब जब लिबरेशन डे टैरिफ लगे अप्रैल के अंदर, तो ट्रम्प इफेक्टिवली व्हाट ही सेड कि आई विल स्टॉप शेयरिंग माय जीडीपी विद अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दैट इज टैरिफ्स. तो एक बहुत ही क्रेजी वे में कैलकुलेशन हुई कि जिस कंट्री का जितना सरप्लस है उसके परसेंटेज पे कुछ टैरिफ लगेगा उसके ऊपर. जैसे अगर इंडिया का 100 सरप्लस है तो इंडिया के ऊपर पहले 25% टैरिफ लगा दिया. फिर रशिया के साथ कोई ऑयल वाला इशू हुआ कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट हो रहा है पोस्ट यूक्रेन वॉर, तो इंडिया के ऊपर टैरिफ फिर और भी बढ़ा दिया, 50% कर दिया. बट अगेन सिमिलरली रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव आल्सो हैव अ टैरिफ. इवन ब्राजील इज अ कंट्री हैज अ टैरिफ, राइट? So tariff uncertainty leading to higher gold prices because see, if you're not sharing your GDP with me, right? If I'm not able to export to you, if I'm not able to earn in US dollars and I can't recycle into US treasuries, what will I do? I'll start cutting back on my purchases of US treasury. And secondly, what I'll do is that I'll start focusing more and more on reserve, which is more neutral in nature. जहाँ पे यूएस गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, माने किसी चीज़ की कोई दादागिरी नहीं चल सकती. which is what gold is, right? Which is what the central bankers have been doing. तो ये central bank driven demand है for gold. It's not the Indian retail investor or the world retail investors who are buying gold. Because this type of move only happens when big money buys, which is the central banks, right? एक और फिर क्या हुआ कि रिसेंटली ग्रीनलैंड पे थ्रेट दी है ट्रम्प ने, राइट? तो एक जो डैनिश प्राइम मिनिस्टर है तो उन्होंने ग्रीनलैंड के लिए शो ऑफ सपोर्ट करा. लाइक यूरोप इज इवन रेडी टू बेसिकली बायकॉट द फीफा 2026 वर्ल्ड कप ओवर ट्रम्प्स थ्रेट टू ग्रीनलैंड, राइट? एंड रिसेंटली एक आप देखेंगे तो डेनमार्क का एक पेंशन फंड है विच सेड कि वी हैव डम्प्ड आवर यूएस ट्रेजरी एक्सपोजर एंड वी हैव लाइक अगेन यूएस ट्रेजरी एक्सपोजर का डंप करा है. उन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला कि हम गोल्ड ले रहे हैं, बट जस्ट इम्प्लाइज कि अगर ट्रेजरीज आप बेच रहे हो तो फिर आप उसकी जगह कौन सा एसेट अपनी बैलेंस शीट पे रखोगे, आप न्यूट्रल एसेट ही लोगे, विच इज गोल्ड, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अगेन एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर वर्ल्ड के अंदर ब्रेक हो रहा है. ऑल दीज थिंग्स आर वैसे बीइंग डन बाय यूएस टू कंटेन चाइना, राइट? तो जियो पॉलिटिकली इस टाइम पे ये चल रहा है. एंड पोस्ट ग्रीनलैंड टैरिफ थ्रेट देखेंगे तो अगेन दिस वाज अ जियो पॉलिटिकल रीजन विच लेड टू गोल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वीक सिंस द फाइनेंशियल क्राइसिस. 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो गोल्ड went up by almost 15% in a week. Now after that, now this was the week where the gold has gone up by 8 to 9%. This is after a gap of nearly 17 to 18 years. So these geopolitical reasons are leading to the rally in gold. Like ये गोल्ड के अंदर जो रैली हो रही है. And अगर आप यूएस डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो यूएस डॉलर इंडेक्स एट द सेम टाइम अगेन हमें इंडियन रुपी में फील नहीं हो रहा क्योंकि हमारी करेंसी बहुत डिप्रिसिएट हो रही है. इंडियन रुपी अगेंस्ट यूरो हैज डेप्रिसिएटेड नियरली बाय 20% इन लास्ट 1 year. बट अगर आप यूएस डॉलर इंडेक्स देखते हैं तो यूएस डॉलर इंडेक्स इज बिलो 200 डीएमए राइट नाउ एंड गोल्ड हैज बीन फॉर्मिंग हायर हाइज नॉन स्टॉप, राइट? क्योंकि यूएस इज टुडे वर्ल्ड्स 25% ऑफ जीडीपी, इट इज 60% ऑफ द इक्विटी मार्केट कैप एंड नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एसेट्स आर इन्वेस्टेड इन यूएस. तो जब आप अपनी जीडीपी शेयर नहीं करना चाहते, आप ट्रस्ट इशू वर्ल्ड के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या आएगा? पहली चीज क्या आएगी कि एसेट्स लाइक गोल्ड विल रैली विच वी आर सीइंग. सेकेंडली क्या आएगी कि पैसा निकल के यूएस इक्विटीज से ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्विटीज में जाएगा. अगर आप देखेंगे लैटिन अमेरिका इक्विटी के अंदर एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया है, मतलब आफ्टर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स ब्रेकआउट आया है. इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ के अंदर ब्रेकआउट आया है, राइट? इवन जो कोरियन इंडेक्स है उसके अंदर एक ब्रेकआउट आया है. निकाय विच इज अ जापानीज इंडेक्स इज डूइंग वेल, right? Even the Brazilian stock market is doing well, right? Most of the world stock markets are doing well apart from India because India में normal GDP का problem है, which is our own created problem. Because I truly think the previous RBI governor, while going away, he destroyed the growth momentum which the Indian economy had. And this is how the thinking of Indian central bankers sometimes is, because कभी डर क्या रहता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर वीडियो. बट अगेन दैट इज व्हाट द मैक्रो मिसमैनेजमेंट हैपेंड इन इंडिया. तो इंडिया में भी ये जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है ये ठीक हो जाएगा नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर. बट ग्लोबली मार्केट्स आर इन अ बुल रन टुडे, राइट? यूएस मार्केट्स में जो बुल रन थी दैट हैज काम डाउन अ बिट. अगर आप ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखेंगे यूएस मार्केट की विद अदर मार्केट्स, यू सी द अदर मार्केट्स आर डूइंग फार बेटर वर्सेस द अमेरिकन मार्केट्स, राइट? बिकॉज अब ग्लोबली कंट्रीज विल गो इनटू अ फिस्कल एक्सपेंशन. फिस्कल एक्सपेंशन क्या है? जब अपनी गवर्नमेंट्स अपनी बैलेंस शीट को एक्सपैंड करती है. फॉर एग्जांपल यूरोप की जो डिफेंस इंडस्ट्री है अब लाइक यूएस से कि नेटो स्पेंडिंग नहीं करता डिफेंस पे, राइट? दे शुड बी स्पेंडिंग 2 to 3% ऑफ द जीडीपी, 4% ऑफ द जीडीपी ऑन डिफेंस. जो भी तक नेटो के अंदर आई थिंक 1% के आसपास नंबर था.
Now just imagine if that number even doubles, what happens to the defense industry, right? On an expanded GDP base. The defense industry will explode over there. अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होती है, राइट, तो क्या होएगा कि दीज कंट्रीज विल बी डूइंग फिजिकल एक्सपेंशन, कैपेक्स करेंगे ये कंट्रीज। तो अगर आप कैपेक्स करते हैं तो लोकली आपको पैसे की जरूरत है, तो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ मनी मूव्स। So flow of money probably will move from the US assets to rest of the world. Hopefully India is also part of that, but that is an implication of all these actions that the Trump government is taking, and that is what will happen: reshoring, industrialization, self dependency of supply chain. So every country will try to be atmanirbhar in this type of a scenario. इसलिए आपको डिफेंस इंडस्ट्री पे भी वैसे बुलिश रहना चाहिए ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, वी बिलीव 2026 लाइक ऑल द अदर ईयर्स इज अ ईयर ऑफ लर्निंग। एंड लर्निंग क्या होनी चाहिए? जब मार्केट साइडवेज होती है या बेयर मार्केट होती है, तो अपने लर्निंग पे और भी ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। तो एज अ पार्ट ऑफ SYC मेंबरशिप व्हाट वी डू इज दैट वी हैव डिफरेंट लेवल्स इन द कोर्स। सो लेवल 1 में हम सिखाते हैं ऑल अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन फाइनेंशियल प्लान। लेवल 2 में वी टीच यू ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, कि फंडामेंटल एनालिसिस डिफरेंट बिजनेसेस का कैसे करें। लेवल 3 में वी टीच यू ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ बिजनेसेस, जिसकी हम एक और वर्कशॉप कराने वाले 19th को। एंड इसके साथ साथ लेवल 4 में वी टीच यू व्हेन टू सेल अ स्टॉक। लेवल 5 में वी टीच यू ऑल अबाउट स्क्रीनिंग फॉर बिजनेसेस। एंड लेवल 6 में वी टीच यू अबाउट हाउ टू गो अबाउट सेक्टोरल एनालिसिस, या डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। एंड एज एन एडेड बोनस देयर आर 2 एडेड बोनस, कि एक मास्टर क्लास इन इन्वेस्टिंग यूजिंग AI इज अ कोर्स दैट वी हैव मेड विच इज एन एडेड पार्ट ऑफ SYC मेंबरशिप। एंड इसके साथ साथ एक और एडेड बोनस है कि हम एक TVGP करके हमारा एक कोर्स है, थीम वैल्यूएशन ग्रोथ एंड प्रमोटर, जिसमें हम चेकलिस्ट बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच सिखाते हैं, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द SYC मेंबरशिप अंडर द crash course. And also what we do is that in every 14 to 15 days we just do a top down session कि market का क्या लगता है, कि what is happening with the stock markets top down, कि index में क्या हो रहा है, earnings growth में क्या हो रहा है, and different different sectors या हम broadly economy में क्या चल रहा है। If you want to register for the SYC membership, the link to register is there in the description box below, and you can use a one-time coupon code which will give you one-time discount to the intrinsic value in the month of January. With this, let's go back to the video. अब हम एक और प्रॉब्लम पे आते हैं कि जो कंट्रीज US ट्रेजरीज भी लेके बैठी हुई हैं आज, वो क्या प्रॉब्लम फेस करती है, दैट इज USA डेट टू GDP। USA डेट टू GDP देखेंगे तो US बेस्ड एम्पायर क्या था, ग्लोबलाइजेशन, ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन एंड सर्विस पे फोकस करो, डॉलर को रिसाइकल करो ट्रेजरी में, मनी प्रिंट करो, हर साल 4-5% से मनी सप्लाई बढ़ाओ, राइट, शेयर GDP विद द वर्ल्ड हायर डेट टू GDP, चाइना इमर्ज एज अ कम्पिटिटर, सप्लाई चेन अब वेपनाइज होगी और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वेस्ट हो गया। तो आपने देखा है एक सप्लाई चेन वेपनाइजेशन का एग्जांपल था, रेयर अर्थ मेटल्स जो थे, चाइना ने सप्लाई करने से रिफ्यूज कर दिया, राइट, इवन दो US वाज ट्राइंग टू डू सेमीकंडक्टर चिप्स एक्सपोर्ट कर्ब्स, बट चाइना सेड टू हेल विद यू, वी वोंट एक्सपोर्ट यू रेयर अर्थ मिनरल्स, राइट। अगर हम रेयर अर्थ मेटल्स ही आपको एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी डिफेंस इंडस्ट्री बैठ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो नाउ ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई चेन। बट फर्स्ट यहाँ पे दिस इज एग्जाम्पल कि USA डेट टू GDP आप देखेंगे ये 125% का नंबर है। अब यहाँ पे एक बहुत क्लियर इंप्लीकेशन है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड के लिए, गोल्ड के एंड एवरीथिंग के लिए, कि जब इतनी हाई डेट टू GDP रेशियो होती है, जो कोविड के बाद से हुई है, कोविड के पहले ये 100% के आसपास का नंबर था, तो पास्ट में ऐसा कब हुआ है? तो पास्ट में ऐसा हुआ है ड्यूरिंग पोस्ट द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के बाद USA के अंदर जो डेट टू GDP रेशियो थी, तब उस टाइम पे नंबर आई थिंक इसके आसपास था। मैं आपको डेटा दिखाऊं तो उस टाइम पे ग्लोबल, अगर हिस्टोरिकली हम USA की डेट टू GDP देखते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अंडर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट दिस नंबर वाज क्लोज टू 118%, राइट। तो अगेन दिस नंबर वाज दैट हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड नाउ इट इज क्लोज टू 125%, तो इवन हायर देन दैट टाइम। तो उस टाइम पे US डेट से कैसे निकला है, डेट ट्रैप से? तो US ने क्या करा, अपनी नॉमिनल GDP को ग्रो करा। देखिए 2 तरीके हैं, अब अगर यहाँ पे समझेंगे, अगर कर्जा है, अगर आपके पास सपोज करते हैं कि मेरे पास 100 रुपीज़ की डेट है और मेरी इनकम आज 80 रुपीज़ की है, तो मेरे ऊपर 125% बेसिकली डेट टू इनकम की रेशियो बनी हुई है। अब 2 तरीके हैं, या तो मैं डेट को पे ऑफ कर दूं, या दूसरा तरीका क्या है कि मैं अपनी GDP को बढ़ा लूं या इनकम को तेजी से बढ़ा लूं। तो व्हाट USA डिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगेन लो इंटरेस्ट रेट्स एंड हायर नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट, राइट। तो नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट की स्पीड को बढ़ाया एंड इंटरेस्ट रेट्स को लो रखा। अगर आप अभी देखेंगे तो US के अंदर बहुत लड़ाई चल रही है कि फेड की इंडिपेंडेंस को कर्व करने की, कि US के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो रहे, ताकि नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट काफ़ी फास्ट है, राइट। अगेन अगर अभी US का अब रिसेंटली अगर डेटा देखते हैं GDP ग्रोथ रेट का, आई थिंक जो Q3 के अंदर लाइक अगर आप एनालाइज करके डेटा देखते हैं, तो US में जो रियल GDP ग्रोथ थी 4.4% के आसपास आई थी,
That was in the Q3 of FY25 over the previous quarter. Now this number is far higher for a developed country if you check. Now this is a very high number. उसमें आप inflation भी on top add कर सकते हैं. तो already the US government is trying to have a way faster nominal GDP growth rate ताकि debt to GDP ratio कम लगने लगे. बट इस सिनेरियो में जब आप री इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं, अपने एलाइज से लड़ रहे हैं, तो कुछ एलाइज तो सोचेंगे ना कि इनपे सॉवरेन रिस्क हो सकता है, बिकॉज अभी अपनी जीडीपी तो हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, किसी भी ऑयल टैंकर को कभी भी ऑन बोर्ड कर लेते हैं हेलीकॉप्टर्स लेके, राइट, या कभी कभी वेनेजुएला को अटैक कर लेते हैं. तो अगेन अभी चल रही है, इस टाइम पे चल रहा है टाइम दादागिरी का. So this is why gold as an asset class has emerged, right? It's a neutral asset class which the central bankers have been buying precisely due to this reason. What they want in the world right now, तो अगर आप देखेंगे तो यूएस में अभी डॉनरो डॉक्ट्राइन की बात हो रही है, पहले मॉनरो डॉक्ट्राइन था. तो डॉनरो डॉक्ट्राइन क्या है कि यूएस विल फोकस ऑन इट्स ओन बैकयार्ड, दैट इज साउथ अमेरिका, राइट. तो साउथ अमेरिका में आप देखेंगे पहले ब्राजील के साथ लड़ाई होगी, फिर मेक्सिको को बोला कि अपना फेंटानिल ट्रेड को रिड्यूस करो, राइट. देन उसके बाद बात करी कि इन टर्म्स की वेनेजुएला का कैप्चर कर लिया, फिर अभी कोलंबिया के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, फिर क्यूबा के साथ वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है. तो दैट इज फोकसिंग ऑन द ओन बैकयार्ड, डोंट शेयर जीडीपी विद द वर्ल्ड, डी वैल्यू डॉलर, क्योंकि अगर डॉलर डी वैल्यू करेंगे तभी यूएस एक्सपोर्ट्स विल आल्सो स्टार्ट बिकमिंग कम्पिटिटिव, दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट. हायर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, लोअर इंटरेस्ट रेट्स प्लस हायर इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन लोकलाइज, फोकस ऑन केपेक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, रैली इन मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स एंड हार्ड एसेट्स एंड कमोडिटीज. वाई सो? बिकॉज एक्सेल मॉडल पे आप तो डाल देंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन करनी है, इतना कॉपर कहाँ से लेके आओगे, उसके लिए तो माइनिंग करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल आज 16 to 18 ईयर्स लगते हैं एक नई कॉपर माइन को लाइव लाने के लिए, एंड बॉन्ड्स विल बी द सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फिस्केशन, राइट. तो ऐसे वर्ल्ड में एसेट ओनर्स विल विन. अगर आप एसेट ओनर है, आप इक्विटी ओन करते हैं, हार्ड एसेट ओन करते हैं, गोल्ड ओन करते हैं, प्रेशियस मेटल्स ओन करते हैं, तो यू विल बी अ विनर इन दिस टाइप ऑफ अ वर्ल्ड. But if you're a non-asset owner, you will be left poor off in this world because nominal GDP growth rate पे जब आप फोकस कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी. तो the guys who are holding bonds, the bonds will become assets of confiscation because bonds की value keeps falling in an inflationary world, right? And also money keeps losing its value. So you need to be in assets which compound faster in a way than the money supply which increases every year. And because money supply will increase in this type of world. So this is वैसे a very good setup for a global bull market if you ask me. But only asset owners जो I'm assuming जो SYC चैनल पे लोग आते हैं सारे आप asset owners होंगे. For asset owners this type of a market or this type of a trend is really interesting to see. Right? तो asset allocation is the way going forward. तो ऐसा पास्ट में कभी हुआ है ऐसी गोल्ड की रैली अगर हम देखते हैं तो 1970s में बिल्कुल हुई है, जब आई थिंक गोल्ड वेंट फ्रॉम $500 पर आउंस to almost like $2,500 per ounce. Then it fell drastically over by 42%. तो ये तब हुआ था जब डॉलर की पेग गोल्ड से हटा दी गई थी एंड ब्रेटन वुड सिस्टम डिसरप्ट कर दिया गया था. तो दैट इज व्हेन इट हैपेंड, राइट. सो 1970s में क्या हुआ था कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड हो गया था, राइट, ड्रिवन प्राइमरी बाय द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम एंड रैम्पेंट ग्लोबल इन्फ्लेशन. तो हाई इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी के वजह से ये हुआ था. एंड ये 5-6 ईयर्स के अंदर करेंसीज वर वीक एंड देवर जियो पोलिटिकल फेयर्स, जैसे कोल्ड वॉर थी, वियतनाम वॉर थी, जैसे आज एक सिनेरियो बना हुआ है. तो इस सिनेरियो में 6 ईयर्स की साइकिल थी व्हेन द गोल्ड डिड रियली वेल. तो हिस्टोरिकली ऐसा हुआ हुआ है, ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकली नहीं हुआ, हिस्ट्री के अंदर ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ हुआ है, राइट. तो व्हेन वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, व्हेन वी गो बैक टू स्टडी फ्रॉम हिस्ट्री, यू ऑलवेज गेट टू सी इंस्टेंसेस वेयर इन द पास्ट ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड. अब हम चलते हैं, तो अभी अब तक हमने देखा कि वाई गोल्ड इज गोइंग अप, राइट. तो मैंने वैसे हम लोगों ने ट्विटर पे बहुत ट्वीट्स भी डाले हुए हैं कि like gold in different currencies or in almost all 25-26 years every year has done well. 2-3 years में it has done well, 1-2 years it hasn't done well. Then बीच में एक और भी ट्वीट डाला था कि गोल्ड का जब बहुत पैराबोलिक राइज आ गया था, then it looked very frothy because people were chasing gold, right. Again chasing is FOMO is a bad thing for an asset class. And then we recently posted again कि why gold as an asset class provides a hedge or provides an asset allocation approach, right. So we keep posting those tweets. But recently जो अजय बग्गा जी हैं, तो he is one of the good like he post very good macro stuff. तो this post was very interesting because एक long dated mean reversion हो रही है अभी गोल्ड में. क्या long dated mean reversion है? Read this carefully कि gold as a percentage of global FX reserves is still around 25%. तो आज foreign reserves में 25% gold है. On a historical basis, this is far away from peak gold of 1970s to 80s when central banks held 60 to 70% of their reserves in gold. तो सेंट्रल बैंकर्स अपनी बैलेंस शीट पे 60-70% गोल्ड रखते थे एक समय पे.
US dollar went from 20% of gold reserves to a peak of 60% in the early 2000s. And US dollar share is going down and gold is gaining share. But if history rhymes, there is lot more price action to come from gold as central banks mean revert their gold holdings to the peak of 60 to 70% of their reserves. तो अगर आप ये देखेंगे तो ये येलो लाइन गोल्ड रिजर्व्स की सेंट्रल बैंकर्स की, ये ब्लू लाइन डॉलर रिजर्व्स की है. तो डॉलर 60% पे पीक आउट हो गया, गोल्ड बॉटम आउट हो गया 10% पे. नाउ गोल्ड हैज गॉन टू 23 to 24% ऑफ global foreign reserves for central banks. Now this number has fallen from a peak of 70% to a bottom of 10%, and now it has started rising, whereas dollar has already gone to 40% from a peak of 60-65%. Now if you believe in these economic mean reversion cycles, now this gold number will keep going up, right? And it will become a major dominant part of the central banker's balance sheet again. That is what the bet on gold is. Like it trades based on debasement, de-dollarization, diversification, de-risking, all work for gold appreciation. Because टैरिफ्स हो गए, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो गए, तो इससे कहीं ना कहीं करेंसी पे से ट्रस्ट हटता है, जो आज यूएस गवर्नमेंट नहीं रियलाइज करी, जो सब्सिक्वेंट यूएस गवर्नमेंट 5 to 6 ईयर्स में रियलाइज करने वाली है. बिकॉज यूएस तो एक अल्टीमेट चीट कोड इकोनॉमी थी. यू कैन प्रिंट योर वे आउट ऑफ ट्रबल. कोई ना कोई ट्रेजरी खरीदने वाला खड़ा होएगा. क्या वो फ्यूचर में होएगा नहीं होएगा वो देखना पड़ेगा. एंड लोगों की जब कंजम्पशन हिट होती है तो लोगों की लाइफ क्वालिटी और एक्सपीरियंस पे हिट आती है, right? Because US is the country which consumes the maximum in the world, right? So I think 5-6 years down the line, we'll see ki, what have they done to themselves, right? It's a victory at your own cost. It's a new world order that is emerging. So trades based on debasement, de-dollarization, diversification, de-risking, all working for gold appreciation. This could be a 50-year mean reversion cycle in the making. Gold rally in that case is still in the early cycle, with nearly 2/3 of the gains still to come. टफ टू थिंक लाइक दैट जब गोल्ड ऑलरेडी $5,000 का है. इंडिया में आई थिंक ऑलमोस्ट 1.4 to 1.5 लाख रुपीज के आसपास है. बट इफ दिस रिजर्व बेस्ड बाइंग कैचेस मोमेंटम, then gold prices goes through any roof. And silver in a gold bull market is a catch up trade. We have seen silver running as gold on steroids. वैसे मेरा सिल्वर पे इतना बिलीफ नहीं है बिकॉज सोलर पैनल तब से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. बट अगेन कहते हैं कि यार सिल्वर एज अ परसेंटेज ऑफ गोल्ड बुल मार्केट माना जाता है. आई थिंक वो 2% की रेशियो है. बट मैंने सिल्वर पे इतनी रिसर्च नहीं करी जितनी गोल्ड पे करी. So again, so that is what is happening. It's a long dated mean reversion cycle. But ये आपको asset allocation approach लेनी है because the thing is it will be a very volatile type scenario. तो हम discuss भी करेंगे how to take exposure via equity asset class. और अगर किसी को अगर आप gold play कर रहे हैं तो क्यों asset allocation risk mind में लेके चल रहा है. Now this is what is happening is that if you check now gold is 24% of world foreign reserves, right? So gold has gone to 24% के आसपास, right? एंड अगर आप इंडिया में भी देखते हैं तो इंडिया क्या हो रहा है, तो आरबीआई इज डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम यूएस ट्रेजरीज टू गोल्ड. तो रिसेंटली अगर आप देखते हैं तो दिस इज इंडियाज होल्डिंग ऑफ ट्रेजरीज, राइट? लाइक एंड दिस इज द होल्डिंग ऑफ गोल्ड. तो गोल्ड हैज गॉन टुवर्ड्स बिकमिंग ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडियन ट्रेजरीज, राइट? तो लाइक यूएस ट्रेजरी से द मनी इज बीइंग टेकन आउट एट द मोमेंट, even though the Indian rupee has been weakening. So what RBI is also doing is they're selling dollars. Is their dollars sell करके आप रुपी खरीद रहे हैं ताकि करेंसी को थोड़ा सा स्टेबल रख पाए. एंड ऑल्सो आप अपनी गोल्ड होल्डिंग बढ़ा रहे हैं. तो इस सिनेरियो से आरबीआई को गोल्ड के भी मार्क टू मार्केट के बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं. एंड सिमिलरली आरबीआई को काफ़ी प्रॉफिट डॉलर डेप्रिसिएशन से भी हो रहा है बिकॉज एट दी एंड अगर हम रुपी और डॉलर टर्म्स में देखते हैं, अगर आरबीआई डॉलर एसेट्स होल्ड कर रही है और अगर डॉलर डेप्रिसिएट हो रहा है तो रुपी टर्म्स में डॉलर एसेट्स भी बढ़ रहे हैं. तो मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स हो रहे हैं जिससे इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी बड़ा डिविडेंड मिल सकता है इस बजट के अंदर और नेक्स्ट ईयर के बजट के अंदर, राइट? तो मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स भी आरबीआई को इस टाइम पे बहुत हो रहे हैं, राइट? एंड अगर आप देखेंगे तो इंडिया डीकपल कर रही है यूएस ट्रेजरीज से. एंड सिमिलरली चाइना हैज ऑल्सो बीन सेलिंग ट्रेजरीज. तो चाइना की 17-year लो होल्डिंग होगी है यूएस बॉन्ड्स की अभी, राइट? सो दैट्स अगेन अ न्यू मार्क दैट इज बीइंग क्रिएटेड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि गोल्ड की रैली अगर ओवर होएगी तो कब हो सकती है. एंड अब हम इसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे कि अगर इक्विटी मार्केट से प्ले करना है तो कैसे प्ले करें. एंड साथ साथ हम देखेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कमोडिटीज को क्या हो रहा है. तो जब भी यूएस डेट टू जीडीपी घटने लगती है तो गोल्ड प्राइसेस आर इधर फ्लैट और दे बिकम नेगेटिव बिकॉज ये लॉन्ग डेटेड साइकिल्स हैं. तो 21 ईयर्स के लिए देयर वाज फ्लैटिशनेस एंड द यूएस डेट टू जीडीपी वाज फॉलिंग. जो अभी यूएस डेट टू जीडीपी गिरनी स्टार्ट नहीं हुई, बट इफ दिस नंबर गोज टुवर्ड्स 70 to 80%, देन गोल्ड एज एन एसेट क्लास की सॉवरेन जो डेट का रिस्क है या जो सॉवरेन क्राइसिस का रिस्क है वो काफ़ी खत्म हो जाता है वर्ल्ड में. यहाँ पे देखते हैं जब 1971 to 80 के बीच में यूएस डेट टू जीडीपी इंक्रीज हो रही थी
तो गोल्ड में एक्सप्लोसिव रैली थी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड था। देखिए लॉन्ग डेटेड साइकिल्स है, 10-10, 15-15, 20-20 साल की, राइट? तो यहाँ पे 10 ईयर की साइकिल थी। फिर जब यूएस डेट टू जीडीपी स्टेबल टू माइल्ड थी, तब गोल्ड भी डिक्लाइन टू माइल्ड था। जब यूएस डेट टू जीडीपी गिर रही थी 1990 टू 2000 से, तो गोल्ड वाज इन अ मेजर बेयर मार्केट। देन जब यूएस डेट टू जीडीपी रोज शार्पली बिटवीन 2001 टू 2011, देयर वाज अ मैसिव बुल रन अगेन इन गोल्ड। देन 2012 टू 2019 में जब यूएस डेट टू जीडीपी फ्लैट थी, फिर गोल्ड रेंज बाउंड था। एंड वापस से जब 2021 से 2026 तक यूएस डेट टू जीडीपी बढ़ रही है, तो गोल्ड प्राइस इज ऑन स्टेरॉइड्स अगेन। So these are 10 year cycles, right? If you appreciate this fact, कि 10 year cycle थी on an average when these gold prices have started rising, right? तो हिस्ट्री से पढ़ेंगे तो सीखने को मिलेगा कि जब यूएस डेट टू जीडीपी का नंबर कंट्रोल होता है, तो शायद से गोल्ड एज अ न्यूट्रल एसेट क्लास की उतनी रिक्वायरमेंट शायद से ना हो। बट अगेन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर जब तक यूएस डेट टू जीडीपी नंबर रिड्यूस नहीं होता, तब तक गोल्ड एज एन एसेट क्लास माइट गो थ्रू अ रैली अगेन। अगेन दिस इज एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग आफ्टर learning from history itself. But now what तो अभी हमने बात करी कि कहाँ तक कब तक ये गोल्ड की बुल मार्केट चल सकती है। तो यहाँ पे केयरफुली याद रखना कि जिस दिन यूएसए की डेट टू जीडीपी का नंबर स्टेबलाइज हो गया, अगर नॉर्मल जीडीपी बहुत फास्ट ग्रो करने लगी, राइट, तो दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी नॉट टुडे, मे बी 3-4-5-6 years down the line, where this appreciation or where this going up of gold might stagnate, stop, or might go through an extended multi-decadal or multi-year time correction. इन डॉलर टर्म्स, रुपी टर्म्स में नहीं, क्योंकि रुपी में क्या है कि हमारी इंडियन करेंसी इतना डेप्रिसिएट करती है कि गोल्ड तो हमें हर साल ही रिटर्न दे जाता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज आवर करेंसी हैज डेप्रिसिएटेड एट अ रेट ऑफ 3.1% अगेंस्ट यूएस डॉलर फॉर द लास्ट मल्टीपल डेकेड्स नाउ, राइट? सो दैट इज वाई हमें, क्योंकि गोल्ड हम डॉलर में इंपोर्ट करते हैं, तो हमें इंडियन रुपी के अंदर गोल्ड का रिटर्न ज़्यादा दिखता है। क्योंकि लास्ट 1 year में देखेंगे इंडियन रुपी में गोल्ड का रिटर्न काफ़ी दिखेगा। रीजन बीइंग बिकॉज we import gold in dollar terms and Indian rupee has lost 7% against the US dollar, right? So that is why we see the difference. Dollar has gone from almost 83-84 rupees to 92 rupees today, right? I think Indian rupee versus dollar depreciation has taken quite a steep depreciation, right? So that is something that has happened. वर्ल्ड ओवर अभी क्या चल रहा है कि अब यूएस के अंदर केपेक्स की बात हो रही है, एआई केपेक्स की बात हो रही है, तो $600 बिलियन की केपेक्स की बात हो रही है, राइट? एंड बट प्रॉब्लम क्या है कि ये तो स्प्रेडशीट पे आसान है चीज़ें डालना, बट रियल लाइफ में करनी मुश्किल है, राइट? तो देयर इज अ डिमांड सप्लाई डेफिसिट ऑफ कॉपर, राइट? तो मिनरल्स क्रिटिकल टू पावर इंफ्रा कुड फेस सीवियर शॉर्टफॉल्स ओवर नेक्स्ट 10 years। तो कॉपर में एक्सपेक्टेड है कि 33% के आसपास का शॉर्टफॉल होएगा, क्योंकि जितना कॉपर लास्ट 10,000 साल में माइन हुआ है। तो देयर वाज दिस कॉपर माइनिंग कंपनी, द सीईओ मेंशन कि द अमाउंट ऑफ कॉपर दैट वाज माइंड इन लास्ट 10,000 years विल गेट माइंड इन द नेक्स्ट 15 to 20 years। So I'll show you his video right now. You can watch this video. Copper and aluminum are the primary beneficiaries of the grid spending increase. That $800 billion is going to buy copper, which is money. So how big is the oil market compared to the metals market? If you look at that circle, that's crude oil. You want to get rid of crude oil? The iron ore, the gold, the copper, the aluminum, the nickel, all the metals are so thinly traded and so critical. You have no chance to get off of crude oil. You can't build electric cars and windmills and solar and have a modern military without these metals. So there's a reason why underwater power cables are so expensive. That's what it looks like when you put up a windmill offshore Nantucket Island and you want to bring that electricity and be green. It's all copper, 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 copper. Copper right now, we're expecting that to be a $270 billion a year market by tomorrow morning. And where's this metal going to come from? There's no copper in inventory at all. Let me show you how bad this problem is. In human history, if we go back to Mohenjo-Daro, we have mined 700 million metric tons of copper. So if we put that in a big cube, you see the Eiffel Tower for scale. It's about 430 meters by 430 meters. Approximately 80% of all the copper we've ever mined is still in human possession. Now, if you want to get that back, no problem. We can recycle that. All we have to do is tear down every building in the United States, every building in Europe, every building in Japan and all of China, and we can get back about 80% of that 700 million tons, but we'll be living and freezing in the dark. The lights are on here because the copper that's embedded in this building. We can tear down this university and get the copper back. Yeah, we can recycle it. How much are we using? We're consuming 30 million tons of copper a year, only 4 million tons of which is recycled. That means to maintain 3% GDP growth,
Now listen carefully. With no electrification, this is with burning oil and gas. To maintain global 3% GDP growth, we have to mine the same amount of copper in the next 18 years as we mined in the last 10,000 years. In the next 18 years, I've got to mine the same amount of copper as we mined in the last 10,000 years without electrification, without data centers, without solar and wind and the greening of the world economy. You people have no idea whatsoever what we're facing. You're dreaming. Since 1900, the energy to produce copper, the energy you need to make copper is 16-fold up. As the ore grade in the world goes down, we need more and more energy to produce the very metal that produces the energy, and water consumption has doubled. So grades are declining in the world's mines. The easy copper mines were mined, they're like 100-year-old ladies laying in bed waiting to die in Chile. So Chile counts for a lot. That's 24% of global copper mine production. But, you know, their costs are in the third or fourth quartile. They're very expensive. They burn coal in the Chilean grid. And solar doesn't work for a mine because the sun only shines 5 hours a day. Solar is useless unless you have grid-scale storage. So we're heading for a train wreck in Chile. We need 6 giant Tier 1 mines to come online every year between now and 2050, when I'm scheduled to be 100 years old, to meet copper demand. That means 40% of the production for new mines for electrification, data centers, and grid upgrades. And all this bullshit about AI, everything you're hearing, like, it's a fantasy because we don't have the energy. Now, maybe we can build nuclear power plants. What are they made out of? All those metals I told you about. We don't even have the capability in this country to weld the containment vessels in a traditional nuclear power plant. We used to build them in this country. Korea can build a nuclear. सिमिलरली लिथियम में 38% के आसपास का शॉर्टफॉल हो सकता है, निकल में 15% का हो सकता है, कोबाल्ट में 14% हो सकता है. So demand is rising faster than supplies coming in these commodities. That is why we are seeing a commodity bull run which is taking place. Miners are doing what they're doing. Gold loan companies are having a field time under the sun. And aluminium companies are doing well. Even your ferrochrome companies are doing well. Even your companies into copper are doing well because the copper prices have started going through the roof. राइट आई थिंक एक एल्कोआ करके यूएस में कंपनी, आप उसका देख सकते हैं, ब्रेकआउट पे चार्ट आ रखा है. इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम माइनर इन द वर्ल्ड, राइट. So again, this is a major connected trend which is happening in the world today. Right? Just to give you an example, this is the amount of shortfall which is expected in copper, which will start open up from 2027. Because अगर electrification की बात करते हैं, तो copper is gold for electrification because copper is used in each and everything, and it takes almost 16 to 18 years on an average to get a copper mine on field. एक मटीरियल वर्ल्ड करके बुक है जो आप सबको पढ़नी चाहिए, तो आपको बहुत एक अप्रिशिएटिंग और एक बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आज वर्ल्ड में क्या हो रहा है. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स की हाउ एज एन इक्विटी इन्वेस्टर यू कैन प्ले दीज ट्रेंड्स, एंड वील सी कि व्हाई गोल्ड मे बी डिजर्व्स अ प्लेस इन एसेट एलोकेशन बास्केट, व्हाई नॉट गेटिंग फोमोड इनटू एसेट्स इज इंपॉर्टेंट, व्हाई अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाई रीसेंसी बायस मैटर्स इन इन्वेस्टिंग. क्योंकि अब तो लोग बात करें कि यार इक्विटी बेच के पूरा गोल्ड ही कर लेते हैं, बट अगेन व्हेन इक्विटी वर्क्स देयर इज नथिंग लाइक इक्विटी, राइट. तो नाउ वील गो टुवर्ड्स द सेक्शन वेयर वील डिस्कस हाउ टू प्ले gold via stock market or equity like commodities via stock market. Then we'll go towards the importance of asset allocation, recency bias, and what type of asset allocation one can have in gold. तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्ले कमोडिटीज. एक तो हमने देखा वे गोल्ड का है, फिर हम गोल्ड के पिटफॉल्स भी देखेंगे एंड रिस्क फैक्टर्स भी देखेंगे. तो एज एन इक्विटी इन्वेस्टर हाउ एम आई प्लेइंग कमोडिटीज. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम प्लेइंग इट वाया गोल्ड लोन कंपनीज दैट आई एम इन्वेस्टेड इन 2 कंपनीज विच आर इनटू गोल्ड लोन फाइनेंसिंग. वाई गोल्ड लोन फाइनेंसिंग? बिकॉज इन कंपनीज का जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो AUM भी ग्रो होता है, बिकॉज जो आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट है इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, जिसको हम टनेज कहते हैं, एंड वैल्यू ग्रोथ, दैट इज द प्राइसिंग ग्रोथ. तो वन ऑफ द NBFCs has guided for 20 to 25% sequentially growth, quarter on quarter growth for the next 4 to 5 quarters of gold loan. माने 20 से 25% गोल्ड लोन की ग्रोथ आते रहेगी every quarter, that is quarter on quarter. Year on year growth will look absurd. There is a bank also which is into gold loans, and there is also another NBFC which is into gold loans. तो हमने गोल्ड लोन की दिगंत हरिया के सर के साथ वीडियो करी थी आज से 7-8 months पहले. So that is when we spotted the trend and we have covered this sector multiple times over last 1 year. तो आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं. तो गोल्ड लोन कंपनीज इज एन ईजियर वे टू प्ले, बट अगेन रिस्क फैक्टर भी है बिकॉज इट इज एक्सपोज टू गोल्ड प्राइस.
if the gold price falls down, then these companies could also suffer because the value growth will go away, फिर tonnage growth आएगी इन companies के अंदर. Second way I'm playing it is via the commodity exchange business. तो commodity exchange business में I've been tracking that business on and off since 2019 now. तो 2021 में हमने first video बनाई थी like commodity exchange business पे. एंड अगेन कमोडिटी एक्सचेंज में क्या है कि जो आपकी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वॉल्यूम्स हैं, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर और गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. तो अगेन इन अ वे जो हमने बीएसई में देखा होते हुए, एनएसई में होते हुए देखा, जब एफएनओ बढ़ना स्टार्ट होता है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो जनरली इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग बिकॉज अंडरलाइंग वॉलिटिलिटी इन दैट एसेट क्लास इंक्रीजेस. अगर इक्विटी की बात करते हैं तो पोस्ट कोविड एफएनओ बूम आया जिससे एनएसई बीएसई ने अच्छा करा. अब नाउ क्योंकि गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बूम है और कमोडिटीज के अंदर बूम है, तो कमोडिटी एक्सचेंज एक नेचुरल बेनिफिशियरी इफ यू थिंक अबाउट इट. कंपनी के रिसेंटली रिजल्ट्स आए, 120-130% टॉप लाइन ग्रोथ थी, बॉटम लाइन ग्रोथ एक्सप्लोडेड. जनवरी का आप कंपनी का डेटा ट्रैक कर सकते हैं, एवरी इवनिंग डेटा आता है कंपनी की वेबसाइट पे. आई थिंक डेली के बेसिस पे 20 to 24 करोड़ के बीच में रेवेन्यू चल रहा है. अगर आप अजम्पशंस डाल के कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू बिकर के फोरम पे आपको वो भी दिख जाएगा एंड इट इज इजीली डूएबल. तो दैट इज वन ऑफ द वेज टू प्ले द कमोडिटीज. थर्ड वे टू प्ले कमोडिटी, तो हमने मेटल एंड माइनिंग बिजनेसेस पे एक वीडियो भी करी थी इस चैनल पे 1-1.5 साल पहले. दैट इज थ्रू लुकिंग एट मेटल एंड माइनिंग कंपनीज. जैसे आयरन ओर के अंदर अगर आप कमोडिटीज पे बुलिश है, फिर बुलिश ऑन आयरन ओर, तो देर आर कंपनीज लाइक जीपीआईएल, संडूर मैग्नीज, जायसवाल निको इन आयरन ओर. बॉक्साइट पे बुलिश है तो देर आर कंपनीज लाइक आशापुरा माइन कैम्प. सिल्वर पे बुलिश हैं तो देर आर कंपनीज लाइक हिंदुस्तान जिंक. अगर आप एल्यूमिनियम पे बुलिश हैं तो देर इज कंपनी लाइक वेदांता, जिसका डीमर्जर और इस टाइम पर हिंदाल्को करके कंपनी है, नैल्को करके भी एक कंपनी है, राइट. अगर आप फेरोक्रोम पे बुलिश हैं तो इम्फा करके एक कंपनी है, इंडियन मेटल फेरो अलाई. तो फेरोक्रोम की भी एक साइकिल चल रही है क्योंकि साउथ अफ्रीका से इस टाइम पे फेरोक्रोम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा. कंपनीज आर शटिंग डाउन देयर प्लांट्स because power cost is not viable, because power is almost 40-45% of cost for like taking out the chrome ore from the earth and then exporting it, जहाँ पे चाइना में स्मेल्टिंग होती है. तो चाइना पास खुद के रिजर्व्स नहीं है एंड इम्फा इज वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर. सो दीज आर सम ऑफ द वेज टू प्ले कमोडिटीज. आई थिंक अब कमोडिटी साइकिल में और भी बिजनेसेस हैं, कुछ गवर्नमेंट की भी कंपनीज हैं, बट अगेन जनरली कमोडिटीज में बाकी कोल में देखते हैं तो कोल इंडिया करके कंपनी आती है, ऑयल में देखते हैं तो ऑयल इंडिया आती है. अगर ऑयल रिफाइनरी प्ले में जाना चाहते हैं तो चेन्नई पेट्रोकेम के अभी रिजल्ट्स देख सकते हैं, वहाँ पे क्रैक्स और स्प्रेड्स बहुत बढ़ रखी हैं इस टाइम पे. तो देर आर मल्टीपल वेज टू प्ले कमोडिटीज, बट आई ऑलवेज एडमिट कि बिकॉज एक इतनी वॉलेटिलिटी रहती है तो इन बिजनेसेस को आपको साइजिंग करके प्ले करना चाहिए, अगर आप करते भी हैं, बिकॉज दीज आर वेरी लंपी बिजनेसेस. क्योंकि अंडरलाइन कमोडिटी का प्राइस ऊपर नीचे बहुत तेजी से जा सकता है बेसिस द वर्ल्ड डिमांड एंड सप्लाई, राइट. सो दैट इज हाउ टू लुक एट इट. अगर ग्लोबली देखना चाहते हैं तो ग्लोबली यूरेनियम की अगर आप साइकिल पढ़ते हैं तो यूरेनियम पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो एक यूरेनियम का ETF अवेलेबल है. यूरेनियम इज इन अ डिमांड सप्लाई डेफिसिट, स्ट्रक्चरल डेफिसिट, बिकॉज USA is far behind China when it comes to like the manufacturing of power or power generation. So US is trying to get ahead by like promoting nuclear power, because they are not focused on solar and wind, sadly, but they are focused a lot more on coal, thermal, gas and nuclear power, जिसके लिए यूरेनियम चाहिएगा. तो यूरेनियम की एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट वाली मार्केट क्रिएट हो सकती है, जैसा कॉपर के अंदर हो रखा है. हमने कॉपर के अंदर भी देखा कि हाउ कमोडिटीज आर रिएक्टिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो it's a commodity super cycle, folks. Uranium ETF is also one of the ETFs that we'll discuss going on our channel soon. So this is how I'm playing it via the equity asset class, because see, I'm an equity guy. Now I can be 100% wrong, but मेरे से अंडरलाइंग ऐसे एसेट्स नहीं लिए जाते जहाँ पे डिमांड सप्लाई के ऊपर मेरे को बेट करना है इंस्टेड ऑफ कैश फ्लोज पे. बट स्टिल आई अंडरस्टैंड द पीपल हु बाय गोल्ड, व्हाई दे बाय इट, and it is a very good asset class because it has done well, because Indian rupee has historically depreciated against dollar, right? तो अब हमें एक चीज़ देखनी है कि आप जब गोल्ड जो ले भी रहे हैं, आपको क्या याद रखना है अगर आप इस टाइम पे ले रहे हैं, कि आपकी एक एसेट एलोकेशन कॉल है. तो फाइनेंस के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है रीसेंसी बायस. रीसेंसी बायस क्या है कि यार स्टॉक मार्केट में स्मॉल एंड मिड कैप्स ने 2020 से लेकर 2024 तक बहुत एपिक रिटर्न्स दिए, फिर 2024 के एंड से लेकर 2025 तक अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए. तो अब लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे, शुड आई कंटिन्यू इन्वेस्टिंग? क्योंकि ये क्या रीसेंसी बायस है कि यार लास्ट 12 महीने में हुआ वही अगले 2 साल में होएगा या 3 साल में होएगा. तो रीसेंसी बायस आपको हटानी पड़ेगी. एंड गोल्ड जैसे अगर लास्ट वन ईयर में बढ़ा या सिल्वर बढ़ा तो अब परपेचुअली बढ़ते रहेगा, मतलब ये थॉट प्रोसेस में आ जाता है. इवन दो आई एग्री कि एसेट एलोकेशन का सबका पार्ट होना चाहिए सारी चीज़ें, पर रीसेंसी बायस से नहीं सफर करना. मेंटेन योर एसेट एलोकेशन. सपोज करते हैं अगर आपकी एसेट एलोकेशन है लेट्स से 65% इक्विटी, 20% डेट और 15% प्रेशियस मेटल्स एंड इन्वेट्स और रीट्स.
सो दैट इज अ टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन दैट वन शुड मेंटेन। अब ये नहीं करना चाहिए इसमें ओवर बुलिश हो गई जी, गोल्ड चल गया तो हम इसको 60% कर दें, इक्विटी को 40% कर दें जब इक्विटी अच्छा नहीं कर रही, और डेट को एकदम ही जीरो कर दें। तो आपको अपने पर्सनल रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये कॉल्स लेनी है, क्योंकि generally people tend to chase assets and increase it in their asset allocation basket when the asset has done extremely well, right? तो दैट इज यूजली अ रिस्की फैक्टर, बट एसेट एलोकेशन मेंटेन करेंगे तो इक्विटी में भी रहने की पावर आएगी, गोल्ड में भी रहने की पावर आएगी, और डेट विल ऑल्सो गिव यू द फायर पावर, राइट? तो व्हेन कैन गोल्ड फेल यू? व्हेन यू कैन यू चेज विद टू मच ग्रीड। अगर आप एमसीएक्स पे जाके एफएनओ करने लग गए एट ऑल दोज थिंग्स यू स्टार्ट डूइंग, तो गोल्ड एज एन एसेट क्लास कैन फेल यू, राइट? बिकॉज दैट इज जस्ट टेकिंग एक्सपोजर। ओवर एक्सटेंडेड चार्ट पे यू पुट इन टू मच मनी, बिकॉज सी ओवर एक्सटेंडेड चार्ट्स में करेक्शंस भी बड़ी वायलेंट आती हैं, राइट? इवन दो इट कैन बी अ स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड। जैसे अगर हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं, तो अगर आप आरएसआई देखेंगे तो कॉन्स्टेंटली अबव 70। इसलिए मैं कहता हूँ आरएसआई इज अ स्टूपिड टूल टू यूज, बिकॉज अगर आप यहाँ पे आरएसआई समझ के कि बढ़ गया और बेच देते, तो गोल्ड फ्रॉम $2361 हैज गॉन टू ऑलमोस्ट $5000, राइट? आपको याद होगा हमने रितेश जैन सर के साथ ये यहाँ कहीं पे वीडियो करी थी, एंड नाउ इट हैज अगेन ही टॉक्ड अबाउट $5000 गोल्ड इन दैट वीडियो, एंड एक्चुअली इट हैज टच $5000, so he was very precise in his prediction, right? बट नाउ द आइडिया इज कि आरएसआई तो दिखनी नहीं है, बट चार्ट थोड़ा हाइपरबॉलिक गया है, तो जब भी पास्ट में ऐसे हाइपरबॉलिक गया है, तो देर आई मीन टाइम करेक्शंस आल्सो विच हैव फॉलोड। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जब हाइपरबॉलिक एकदम पैराबॉलिक चला गया था, तो पैराबॉलिक जाने के बाद फिर टाइम करेक्टेड फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर्स। तो टाइम करेक्शन भी हो सकती है, और अगर थोड़ी सी प्राइस करेक्शन भी स्ट्रांग आती है तो थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन एसिड एलोकेशन कॉल है, मैं तो कहूँगा कि 5-10-15% के बीच में एसेट एलोकेशन कॉल ले सकते हैं। डोंट चेज इट ब्लाइंडली, बिकॉज हाइपर एक्सटेंडेड चार्ट्स में जब पुल बैक आते हैं तो काफ़ी डीप पुल बैक्स भी हो जाते हैं। तो यूज इट एज एन एसेट एलोकेशन टूल एंड नॉट जस्ट दी ओनली एसेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस, बिकॉज अगर इंडिया में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट रिवाइव होती है, तो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आज लोगों का क्या है कि यार गोल्ड चल गया, इक्विटी नहीं चली, तो पूरा इक्विटी बेच के गोल्ड में पैसा डाल लेते हैं, पूरा इक्विटी बेच के सिल्वर के अंदर पैसा डाल लेते हैं। अरे इट्स अ रीसेंसी बायस फोक्स। एसिड एलोकेशन हैज टू बी मेंटेन्ड, राइट? बिकॉज इक्विटी में भी यू विल फाइंड स्टॉक्स, जैसे पास्ट में एचबीएल वाज अ स्टॉक, एनसीएक्स वाज अ स्टॉक, राइट? इवन मुथूट फाइनेंस वाज अ स्टॉक। You start comparing the stock performances with the gold as an asset class, you'll see कि those stocks would have done far better, right? तो ये नहीं है कि इक्विटी बेटर है या गोल्ड बेटर है, ये एसिड एलोकेशन कॉल है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया में FY27 से रिवाइव होती है, जो काफ़ी मतलब हो सकती है, 11-12% की ग्रोथ आ सकती है, तो आपके दिमाग में वो जो कॉन्ट्रास्ट है, वो एक कॉन्ट्रास्ट भी रिड्यूस होएगा। तो इस टाइम पे जब इक्विटी उतना अच्छा नहीं कर रही, तो एसेट एलोकेशन बहुत अग्रेसिवली इक्विटी से ना घटाइए एल से, बिकॉज whatever assets have not done well over last 12 to 18 months tend to start reverting over next 2 to 3 years. So that's the thought process to take. So there's this video which was done by Miss Sonia Shenoy with Shankar Narayan sir. And इस वीडियो में सेम स्ट्रैटेजी डिस्कस्ड है कि यार लुक एट एसेट्स व्हिच हैव नॉट डन वेल, टेक एक्सपोजर देयर एंड लर्न टू सिट पेशेंटली, एंड एसेट एलोकेशन कॉल है। इन दिस वीडियो ही आल्सो मेंशंस कि गोल्ड कैन नॉट बी द ओनली एसेट विद यू, it's an asset allocation call. So play it as an asset allocation call, not the only thing that you own, right? So this is a very important thing to remember. Recency bias हमारे पास सब में होती है. So this is how I am playing the gold or the commodity volatility. Do let me know in the comment section आप कैसे play कर रहे हैं. आपने क्या कोई commodity stock लिया है, आप कोई underlying commodity पे exposure ले रहे हैं, क्या आपने कोई equity business ले रखा है, आपने internationally कोई ETF लिया हुआ है gold miners का, uranium miners का, या तो generally commodity या hard assets का ETF जैसे बाहर मिलते हैं, या फिर आप अंडरलाइन गोल्ड बीज या सिल्वर बीज के थ्रू ही प्ले कर रहे हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू रीड योर कमेंट सेक्शन बिलो। विद दिस आई विल गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट कि व्हाट आर दोज जियोपॉलिटिकल रीजंस जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस में ये रैली आ रही है। फिर हमने एक लॉन्ग डेटेड मीन रिवर्जन साइकिल देखी, जहाँ पे सेंट्रल बैंक्स के जो एसेट्स हैं दे वर इनटू बेसिकली प्री डिनोमिनेटेड डॉलर एसेट्स, और कैसे धीरे धीरे गोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेंट्रल बैंकर्स बैलेंस शीट बढ़ रहा है वापस। देन वी ऑल्सो सॉ कि हमने टेक्निकल्स में भी देखा कि चार्ट्स हाइपर एक्सटेंडेड है, एंड हाइपर एक्सटेंडेड चार्ट्स में काफ़ी बारी शेकआउट्स आते हैं। तो वो शेकआउट्स आपको याद रखना पड़ेगा कि नियर टर्म में ऐसे कोई भी शेकआउट आ सकता है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस। देन वी सॉ कि व्हाट आर द अदर रीजंस, जो शायद से टैरिफ पॉलिसी है, ग्रीनलैंड है, या फिर हाउ दे आर गेटिंग इनटू फाइट्स विद अदर कंट्रीज विच इज लीडिंग टू दिस टाइप ऑफ रैली। एंड ऑल्सो वी डिस्कस व्हाई यूएस डेट टू जीडीपी रेशियो इज वन ऑफ द की मेट्रिक्स टू ट्रैक द प्रेशियस मेटल रैली। फिर हमने देखा अबाउट कि यूएस गवर्नमेंट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट फास्टर चाहती है। अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट फास्टर होती है तो उसके क्या सिनेरियोज हैं,
तो उसकी वजह से आपकी कमोडिटीज़ के अंदर अगर केपेक्स बूम आता है वर्ल्ड में, तो कमोडिटीज़ की इतनी माइनिंग नहीं हो पा रही, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच चल रहा है। कुछ कमोडिटीज़ में दिस कुड लास्ट फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, एंड व्हाट आर द वेज टू लुक एट दीज कमोडिटीज़ एंड व्हाट आर द मेटल एंड माइनिंग बिजनेसेस। देन फाइनली वी डिस्कस कि मैं पर्सनली कैसे ये ओवरऑल साइकिल्स प्ले कर रहा हूँ। अगेन क्योंकि मैं इक्विटी वाला हूँ, आई हैव नॉट नेम द स्टॉक्स, बट मैंने सेक्टर्स नेम करे कि मैं कैसे प्ले कर रहा हूँ। बट अगेन आई प्लेड विद द थॉट प्रोसेस कि एवरी थीम हैज़ एन एक्सपायरी इन माइंड, तो डू लुक एट दोज रिस्क विच आर देयर। बट इक्विटी इन्वेस्टर के लिए ये डिफरेंट रूट्स ओपन रहते हैं। होपफुली यू लव दिस एनालिसिस, and hopefully we keep making such videos for you again and again, because idea of SOIC channel is to make you aware about these macro developments, about businesses, about sectors, about trends, because the more you're aware, the better you will be financially literate. Thank you everyone for joining the SOIC channel. We hope to see you again in the next video of SOIC. Jai Hind.